कोयले की खदान से हरियाली तक, अडानी का दावा, सरगुजा की खदान में लगाए गए 16 लाख पेड़। यह एक खबर का शीर्षक नहीं है, यह हमारे समय की उस राजनीतिक, कॉरपोरेट और मीडिया भाषा का नमूना है जिसमें विनाश को विकास, विस्थापन को अवसर और जंगल की हत्या को हरियाली के उत्सव में बदल देने की क्षमता है। इस एक शीर्षक में पूरा नैरेटिव छिपा है। एक खदान थी, उसे हरा भरा बना दिया गया, लाखों पेड़ लगा दिए गए, प्रकृति को लौटा दिया गया। कहानी खत्म। जरूरी बात में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य को लेकर अडानी समूह द्वारा प्रचारित एक खबर का शीर्षक है कोयले की खदान से हरित आवरण तक, 16 लाख पेड़ों के सहारे सरगुजा में पुनर्स्थापन की कहानी। यह सिर्फ एक समाचार शीर्षक नहीं है, बल्कि हमारे समय की उस राजनीतिक कॉरपोरेट भाषा का नमूना है जो विनाश को विकास और कटाई को हरियाली में बदल देने का दावा करती है। इस शीर्षक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो किसी उजाड़, बंजर और परित्यक्त भूमि को लाखों पेड़ लगाकर फिर से जीवन दे दिया गया हो। लेकिन जैसे ही हम इस दावे को हसदेव अरण्य के वास्तविक इतिहास और भूगोल के संदर्भ में रखते हैं, कहानी अचानक बदल जाती है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सवाल यह है कि वह कोलपिट आखिर बना कैसे? क्या वह धरती का कोई घाव था जिसे कंपनी ने भर दिया? क्या वह कोई बंजर जमीन थी जहां हरियाली उगाई गई, या फिर वह हजारों साल पुराना एक जीवित जंगल था जिसे काट कर पहले खदान बनाया गया और फिर उसी विनाश के बाद पैदा हुई खाली जगह पर पौधे लगाकर पुनर्स्थापन का दावा किया जा रहा है। हसदेव अरण्य की बहस का केंद्र यही है। यह भारत के सबसे समृद्ध वन क्षेत्रों में से एक रहा है। यहाँ सिर्फ पेड़ नहीं हैं, यहाँ एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र था, हाथियों के रास्ते थे, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र थे, आदिवासी समुदायों का जीवन था, जंगल पर आधारित अर्थव्यवस्था थी, सांस्कृतिक स्मृतियां थी। जंगल सिर्फ लकड़ी का भंडार नहीं होता, वह जीवन की एक संपूर्ण व्यवस्था होता है। लेकिन जब खनन परियोजनाएं आती हैं तो जंगल को सबसे पहले आंकड़ों में बदला जाता है। लाखों पेड़ एक संख्या बन जाते हैं, वन भूमि एक ब्लॉक बन जाती है, पहाड़, नदी और जैव विविधता एक रिसोर्स बन जाते हैं। फिर मशीनें आती हैं और सदियों में बने पारिस्थितिकी तंत्र को कुछ महीनों में उखाड़ देती हैं। इसके बाद शुरू होता है फिर से जंगल बनाने का विमर्श। कंपनी कहती है कि उसने 16 लाख पेड़ लगाए, कल वह कहेगी कि 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। यह सुनने में प्रभावशाली लगता है, लेकिन यहाँ एक बुनियादी प्रश्न गायब कर दिया जाता है। क्या पौधा लगाना यानी पौधरोपण और जंगल एक ही चीज है? यदि किसी नदी को पाट दिया जाए और बाद में उसके किनारे एक कृत्रिम जलाशय बना दिया जाए तो क्या हम कहेंगे कि नदी वापस आ गई? यदि किसी प्राकृतिक जंगल को काट कर उसकी जगह एक जैसी प्रजाति के लाखों पौधे लगा दिए जाएं तो क्या सदियों में विकसित हुई जैव विविधता लौट आती है? संख्या और प्रकृति के बीच का यही अंतर अक्सर कॉरपोरेट पर्यावरणवाद की चमकदार भाषा में छिपा दिया जाता है। ठीक इसी तरह प्राकृतिक वन और पेड़ लगाना समानार्थी नहीं है। एक प्राकृतिक जंगल हजारों वर्षों में बनता है। उसमें सैकड़ों प्रजातियों के पेड़, झाड़ियां, घास, कवक, कीट, पक्षी और जानवर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मिट्टी की अपनी जैविक संरचना होती है, जल संरक्षण की अपनी प्रणाली होती है। जंगल एक जीवित नेटवर्क होता है। इसके विपरीत वृक्षारोपण अक्सर एक इंजीनियरिंग परियोजना की तरह होता है। निर्धारित दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं, उनकी गिनती होती है, उनकी तस्वीरें खींची जाती हैं और फिर उन्हें उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह जरूरी नहीं कि वहाँ वही जैव विविधता लौट आए, यह भी जरूरी नहीं कि वे पौधे दशकों बाद जीवित रहें, और यह तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि वे उस जंगल की पारिस्थितिक भूमिका निभा सकें जिसे खनन ने नष्ट किया था। यही कारण है कि दुनिया भर में पर्यावरणविद पेड़ और जंगल के बीच अंतर पर जोर देते हैं। पेड़ लगाना अच्छी बात हो सकती है, लेकिन पेड़ लगाना जंगल बचाने का विकल्प नहीं है। देखिए, जो 2 कोयला खदानें हसदेव में अभी संचालित है, पलसा ईस्ट केतेवासन और पलसा, इन दोनों कोल ब्लॉक का जो कुल इलाका है वो 10,500 एकड़
और 10,500 एकड़ में जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार 6.5 लाख पेड़ काटे जाने हैं और लगभग ये मान के चलिए कि 90% पेड़ काटे जा चुके हैं। तीसरी जो कोयला खदान है केते एक्सटेंशन, और इसके लिए लगभग 7 लाख पेड़ काटे जाने हैं, और ये वो आंकड़े हैं जिसमें 37 सेंटीमीटर गलती के ऊपर के ही पेड़ काउंट होते हैं, उसके नीचे के पेड़ काउंट ही नहीं होते। तो ये संख्या इससे दोगुनी आप मान लीजिए। ये बार बार जो दावा किया जा रहा है कंपनी के द्वारा कि 16 लाख पौधे लगाए गए हैं, पेड़ नहीं लगाए जाते, और ये 16 लाख पौधे आप पलसई टिकेते वासन, जिस खदान का मुश्किल से 300 से 400 एकड़ जमीन में इन्होंने बैकफिलिंग करके पौधा लगाया है, तो 10,500 एकड़ जंगल जमीन के विनाश करके आप 200-300 एकड़ में पौधा लगा के आप दिखाएंगे कि 16 लाख पौधे लग गए हैं। और ये लगातार भ्रामक और गलत जानकारी देके ये इसी तरीके से स्वीकृति हासिल कर रहे हैं। जब पलसई टिकेते वासन का दूसरा चरण को पेड़ काटने थे तब भी इन्होंने यही दावे किए। जब पिछले दिनों पलसा कोल ब्लॉक को काटना था तब भी इसी तरीके के विज्ञापन छपवाए गए थे, और अब तीसरी खदान के लिए भी इसी तरीके के विज्ञापन। दुखद बात यह है कि जो मीडिया तंत्र जहां पे आंदोलन की एक लाइन छापने तैयार नहीं है, वो अडानी के ये बड़े बड़े विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन छाप रहा है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की, पुष्टि नहीं की कि सच्चाई में क्या 16 लाख पेड़ लग सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एक समृद्ध जैव विविधता है, साल का प्राकृतिक जंगल है, ये कभी नहीं बनाया जा सकता है। आप झाड़ियां लगा सकते हैं, पौधे लगा सकते हैं, प्राकृतिक जंगल कभी नहीं बन सकता। तो ये गलत और भ्रामक आंकड़े हैं, और स्पष्ट रूप से हमें हसदेव के जंगल को बचाने के लिए सामने और संघर्ष में आना चाहिए। हसदेव अरण्य को लेकर कॉर्पोरेट संचार और मीडिया रिपोर्ट्स का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि वे अक्सर कहानी की शुरुआत वहां से करते हैं जहां विनाश समाप्त होता है। खदान बन चुकी है, जंगल जा चुका है, अब पौधे लगाए जा रहे हैं, इसलिए चर्चा भी पौधों से शुरू होती है। पाठक को उस बिंदु तक वापस ले जाने की कोशिश ही नहीं की जाती जहां यह पूछा जा सके कि आखिर यह खदान बनी क्यों, किस कीमत पर बनी और किसकी सहमति से बनी। यह चयन संयोग नहीं है। आधुनिक कारपोरेट पर्यावरणवाद का बड़ा हिस्सा इसी तकनीक पर आधारित है। पहले प्रकृति को बर्बाद कर दो, फिर उस नुकसान के एक हिस्से को सुधारने की कोशिश करो, और अंततः उसी सुधार को मुख्य कहानी बना दो। परिणाम यह होता है कि विनाश पृष्ठभूमि में चला जाता है और पुनर्स्थापन अग्रभूमि में आ जाता है। इसलिए 16 लाख पेड़ लगाने की फर्जी खबरें अक्सर पाठक के मन में सकारात्मक भाव पैदा करती हैं, लेकिन कितने लाख पेड़ काटे गए, कितनी वन भूमि प्रभावित हुई, कितनी जैव विविधता नष्ट हुई, कितने समुदाय प्रभावित हुए, ये प्रश्न खबर से गायब रहते हैं। दरअसल यह सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं है, यह स्मृति का भी सवाल है। समाज किस बात को याद रखे और किस बात को भूल जाए, यह सत्ता और संचार के सबसे महत्वपूर्ण संघर्षों में से एक है। यदि जनता को केवल वृक्षारोपण याद रहे और जंगल की कटाई भूल जाए तो कॉर्पोरेट नैरेटिव सफल हो जाता है। हसदेव अरण्य के मामले में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि जिस जंगल को बचाने के लिए वर्षों तक आंदोलन हुए, जिनके कारण राष्ट्रीय स्तर पर बहस हुई, जिनके बारे में पर्यावरणविद लगातार चेतावनी देते रहे, उसी क्षेत्र की कहानी अब लाखों पौधों की सफलता कथा के रूप में लिखी जा रही है। ऐसा लगता है जैसे इतिहास का पहला अध्याय फाड़कर सीधे अंतिम अध्याय पढ़ा दिया गया हो। कोयला खनन की बहस में यह भी याद रखना होगा कि यहाँ केवल भूमि उपयोग का परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह जलवायु परिवर्तन के युग में जीवाश्म ईंधन के विस्तार का भी प्रश्न है। दुनिया जब कार्बन उत्सर्जन घटाने की बात कर रही है, तब जंगल काटकर कोयला निकालना और फिर उसी परियोजना को हरित उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना अपने आप में एक गहरा विरोधाभास है। इसका अर्थ यह नहीं कि खदानों का पुनर्वास नहीं होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। जहां खनन हुआ है वहां भूमि पुनर्स्थापन, वृक्षारोपण और पर्यावरणीय सुधार जरूरी हैं, लेकिन पुनर्वास को विनाश का प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा सकता। पुनर्स्थापन की कोशिश को मूल नुकसान के बराबर नहीं माना जा सकता, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पौधरोपण को जंगल के पर्यावरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हसदेव अरण्य हमें सिर्फ खनन की कहानी नहीं बताता, वह यह भी बताता है कि आधुनिक भारत में विकास की कहानी कैसे लिखी जाती है। पहले जंगल गायब होता है, फिर उसकी जगह खदान आती है, फिर खदान के किनारे पौधे लगाए जाते हैं, और अंततः मीडिया में शीर्षक छपता है कोल पिट से ग्रीन कवर तक। लेकिन जंगल की स्मृति इतनी आसानी से मिटती नहीं। लाखों पौधों की गिनती से यह तथ्य नहीं बदलता कि एक प्राकृतिक वन का मूल्य उसकी जगह लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं मापा जा सकता।
असली सवाल आज भी वही है, क्या हम जंगल को बचाने की बात कर रहे हैं या जंगल को खत्म करने के बाद उसकी अनुपस्थिति को हरियाली की भाषा में छिपाने की? जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात। नमस्कार।